इस आंदोलन में किस तरह से लाठियां मारी गई, किस तरह से आंसू गैस छोड़े गए, बंदूकें चलाई गई, पैलेट गन AK-47 बिहार के अंदर चलाई गई है। प्रधान साहब का जो इस्तीफा हुआ वो कितना धोखा है, यानी वो इस तरह से बताया गया कि जैसे हमने बात मान ली, और जिसको ये कहा जाता था कि मोदी सरकार में किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, वो इस्तीफा तक हो गया। ये झूठों की सरकार, बेईमानों की सरकार, धोखाबाजों की सरकार, उसने जो किया है उसका दूल्हा की तरह से सत्कार हुआ है। उसके अगर आप टोपी देखें, बीबीसी पर वो पूरा रिपोर्ट चल रहा है, आप उसको देखें कि वो राजाओं वाली उसने टोपी पहनी है, दूल्हा वाली उसने टोपी पहनी है, उसको कितने शाल उड़ाए गए हैं, उसकी आरती उतारी गई है। कॉकरोच पार्टी के लीडरशिप को इसको समझना चाहिए। इसको शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये जो आंदोलन हो रहा है ये जिहादी मुसलमानों इस्लाम का आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन जब उन्होंने वापिस ले लिया उसके बाद हो रहा है, आंदोलन जब चल रहा था तब की बात नहीं है। एक बड़ा अफसर है IPS, अभिनव कुमार उसका नाम है। कॉकरोच वालों को छोड़िए, बच्चे बच्चियों को जिनके आपने शर्म वाली जगहों पर आपने डंडे घुसाए, उनके बॉसम, उनकी अपनी छातियों पर जो आपने किया है, उनका तो छोड़ दीजिए। अखबार वाले तमाम इंटेलेक्चुअल जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं, और ये नहीं जानता है कि मोदी नौजवानों के बारे में क्या क्या कहता रहा है। मोदी की जो दलाल सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बैठा हुआ है वो क्या कहता रहा है। ये कॉकरोच शब्द किसने दिया है? वो चीफ जस्टिस जो ये कहता है मेरे पास समय नहीं है, ये जो वीडियोस है मेरे पास देखने का। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है कि हमें इसमें मत फंसाओ। ये आंदोलन जीवी शब्द किसने दिया है? ये अर्बन नक्सल किसने दिया है शब्द? सारे नौजवानों को आप अर्बन नक्सल कह देते हैं। यानी ये अभिनव कुमार को, अगर ये सचमुच में बहुत बहादुर आदमी और जरा सी भी शर्म है, तो इसको सबसे पहले इस्तीफा देकर RSS ज्वाइन करना चाहिए। ये अगर दिपके और कॉकरोच पार्टी नहीं समझेंगे तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी। जब कांग्रेस का राज 2014 में खत्म हुआ था तो शिक्षा पर 4.6% GDP का हिस्सा खर्च हो रहा था। मोदी के आते ही ये 2.5 हो गया है। 1 लाख स्कूल बंद हो गए हैं, और प्रधान जी को रिप्लेस करके किसको लाए? जो RSS का माना हुआ लफंगा है, जिसको ना अपनी भाषा पर संयम है, जो मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या बोलता रहता है, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या क्या बोलता रहता है, जो सेकुलरिज्म के खिलाफ क्या क्या बोलता रहता है, जो जनतंत्र में विश्वास करता ही नहीं है, जो मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाना चाहता है। देखिए अभी भी दिल्ली में कितने लोग गिरफ्तार हैं आप जानते हैं। जुनैद हसन के साथ क्या हो रहा है कोई नहीं जानता है, उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है। इतने कितने मुसलमान बच्चे गायब कर दिए गए, उनको वो किसकी जेल में बंद हैं। मुसलमानों का तो अपना कोई ह्यूमन राइट्स में डिफेंस करने का कोई संगठन है नहीं। ये लोग सोचते हैं कि मारपीट से लोग डर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। तकरीबन 50 दिन तक जंतर मंतर पर एक आंदोलन होता है। सारे देश के युवा वहां पर पहुंचते हैं और एक बात रखते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए और एक मजबूत सरकार को उसके आगे लाठी डंडे आंसू गैस छोड़ने के बाद, डराने के बाद झुकना पड़ता है और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। हालांकि शिक्षा मंत्री इस्तीफे पे कहते हैं कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, इसको भी समझेंगे और साथ में हम बहुत कुछ समझेंगे कि इस आंदोलन से क्या चीज हमारे देश को समझनी चाहिए, युवाओं को समझनी चाहिए और आने वाली जनरेशन को समझनी चाहिए। हम आप देख सकते हैं कि हमारे साथ प्रोफेसर शमशुल इस्लाम साहब हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे हम पहला सवाल यही करेंगे क्योंकि आप हमेशा कहते रहते हैं कि मौजूदा सरकार, मौजूदा बीजेपी RSS सरकार मुसलमान और इन सब का तो जो करती है, लेकिन असली दुश्मन, असली जो इनके निशाने पर है वो हिंदू है। और वही दिखा हमें इस आंदोलन में, किस तरह से लाठियां मारी गई, किस तरह से आंसू गैस छोड़े गए। तो ये बात तो अब आने वाला वक्त समझ रहा है, आने वाली जनता समझ रही है। जी, बंदूकें चलाई गई, पैलेट गन AK-47 बिहार के अंदर चलाई गई है। देखिए ये जो असल में हिंदू क्या, इस देश के जो 80% लोग हैं ये बेईमान, धोखेबाज, ये बिकी हुई सरकार, बिके हुए नेता, RSS आप जानते हैं बिना रीढ़ की हड्डी का संगठन है।
इससे सारे ये जुड़े हुए हैं, ये लोग कितने कितने धोखेबाज हैं इस देश के, जिनके हिंदुओं की ये बात करते हैं। उसके लिए तो कोई बहस करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने राम मंदिर के चंदे के साथ जो कुछ किया है, तो वो किसके सगे हो सकते हैं, किसको प्यार कर सकते हैं, वो हम समझते हैं। और उसके बाद हिंदू मुसलमान इसलिए करना है क्योंकि भाई ये 80% हिंदू के लिए क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि मुसलमानों से अभी निपटना है जो 13.5-14% है, उधर 1.5% ईसाइयों से निपटना है, ये सब उनका रहता है। और अभी जो ये कल प्रधान साहब का जो इस्तीफा हुआ परसों जो है, वो कितना धोखा है, यानी वो इस तरह से बताया गया कि जैसे हमने ये कॉकरोच पार्टी के जो नौजवान है, उसमें 85,000 नौजवान वो थे जो कॉकरोच पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, उसकी तो अभी मेंबरशिप भी कोई ऐसे नहीं हुई है। तो ये जो लाखों नौजवान दिल्ली के अंदर सिर्फ आ गए थे और उनके और ये कॉकरोच पार्टी वालों को भी समझना चाहिए, साथियों को समझना चाहिए, नेतृत्व का कितना बड़ा धोखा हो रहा है कि ये कहा कि देखिए हमने बात मान ली, और जिसको ये कहा जाता था कि मोदी सरकार में किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, वो इस्तीफा तक हो गया। लेकिन आज जो पार्लियामेंट में हुआ है प्रधान को लेकर, वो ये सारा देश जो है शर्मिंदा, मतलब एक ऐसे मतलब देश शर्मिंदा क्या है, ये झूठों की सरकार, बेईमानों की सरकार, धोखाबाजों की सरकार, उसने जो किया है उसका दूल्हा की तरह से सत्कार हुआ है। उसके अगर आप टोपी देखें, बीबीसी पर वो पूरा रिपोर्ट चल रहा है, आप उसको देखें कि वो राजाओं वाली उसने टोपी पहनी है, दूल्हा वाली उसने टोपी पहनी है, उसको कितने शॉल उड़ाए गए हैं, उसकी आरती उतारी गई है। यानी यहाँ पर बीजेपी और एनडीए दोनों शामिल है, बीजेपी के मेंबर ही नहीं, एनडीए के भी जो मेंबर शामिल हैं, वो आमतौर पर मोदी जिंदाबाद करते हैं, वो यहाँ प्रधान जिंदाबाद कर रहे हैं। यानी बुनियादी बात यह है कि उन्होंने किस सोच के तहत ये इस्तीफा कराया, वो भी समझने का है। और कॉकरोच पार्टी के लीडरशिप को इसको समझना चाहिए, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। हम तो इसको समझ ही रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये कितना नौजवानों को इज्जत देते हैं, यानी मोदी साहब फ्रेंड 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 जो कर रहे थे, वो कितनी इज्जत देते हैं, वो हम सारी चीजों को जाकर देखेंगे। ये जो नया जो टास्क फोर्स भी बनाया, जरा उसका भी, वो भी क्या एक धोखा देने के लिए जो काम किया गया, उसकी भी पूरी पॉलिटिक्स को समझेंगे। लेकिन आप ये देखिए, जो मोदी का खास हैंड है, अमित शाह का खास लौंडा है वो, यानी उसका जो आदमी है, ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये जो आंदोलन हो रहा है, ये जिहादी मुसलमानों, इस्लाम का आंदोलन हो रहा है। 85,000 नौजवान आ गए कलकत्ता में, बंगाल के अलग अलग हिस्सों में, और उसमें 2 मुसलमान लड़कों को पकड़कर वो ये कह रहा है कि ये जो है, इसमें ये जिहादी इस्लाम का रोल है। उसके बाद देहरादून से उत्तराखंड का जो प्रेसिडेंट है, राज्यसभा का मेंबर भी है, महेंद्र भट्ट ने गाली देते हुए इन लोगों को कहा, ये आंदोलन जब उन्होंने वापस ले लिया उसके बाद हो रहा है, आंदोलन जब चल रहा था तब की बात नहीं है। इनको गाली बकी है कि हिसाब किताब कर देना चाहे तो उसका। प्रज्ञा ठाकुर, फिर मोदी और अमित शाह की राइट हैंड लेफ्ट हैंड, हाँ, वो क्या कह रही है कि हमने जिनको झाड़ू से समेट दिया था, झाड़ू से मार के खत्म कर दिया था, वो फिर आ गए हैं हमारी झाड़ू पर, उन्होंने कब्जा कर लिया, यानी जो दमन का जो चक्र पर कब्जा कर लिया है, और सारा गंदगी जमा कर दी है देश की उन्होंने एक जगह। ये जरा सा समझिए। अच्छा, उसके बाद आप जरा सा ये देखिए कि ये तो नेता, बीजेपी के नेता कर रहे हैं। एक बड़ा अफसर है आईपीएस, अभिनव कुमार उसका नाम है। ये जो धामी जो चीफ मिनिस्टर है, जिसको हम सब जानते हैं कि जो बच्ची का अगवा हुआ था उसका, अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ, और कितने रेप उत्तराखंड में हो चुके हैं, और ये इनका खास आदमी है आईपीएस, अभिनव कुमार खास आदमी है। आज इसने इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल लिखा है वो जरा सुन लीजिए जनाब।
यानी किस तरह से तमाम जो सामने है सूरज है उसको कह रहे हैं कि सूरज नहीं है, ये सूरज नहीं है। इसने लंबा लेख लिखा है, मैं उसका दो अंतरों का, दो स्टैंजास का हिंदी आपके सामने सुना रहा हूं। मैं जो इस आंदोलन से प्रोफेशनल सीखे उस पर बात करने से पहले मैं दिल्ली पुलिस के अपने साथियों की तारीफ करना चाहता हूं। थू थू हो रही है सारी दुनिया के अंदर, थू थू। असम का एक मंत्री है, असम का एक मंत्री जो बीजेपी का नहीं है, उन्होंने जो सबको मारपीट के जो घेर के अपनी शामिल, अपनी मंत्रिमंडल बनाने के उसको शामिल किया, उसकी बेटी ने जो कहा है वहां वो सुनने लायक है। मैं दिल्ली पुलिस के अपने साथियों की तारीफ करना चाहता हूं। भीड़ के आकार और लोगों के जोश को देखते हुए ये बहुत बड़ी बात है कि किसी की जान नहीं गई है। और ये कैसे कह रहा है जान नहीं गई है? उस बच्ची को जो छुपाया जा रहा है वो कहाँ है, और जो पैलेट गन से हुए हैं उनके साथ क्या होगा? चाहे वो हमारे युवा नागरिक हो या वर्दीधारी जवान, साफ है कि कम से कम बल प्रयोग के सिद्धांत का बहुत अच्छे से पालन किया गया है। इतना आईपीएस अफसर है, इसको जानता नहीं, अखबार नहीं पढ़ता है। ये अंग्रेजी का लेख भी मुझे लगता है कहीं से लिखवाया होगा, हालांकि ये ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो ऑक्सफोर्ड से पढ़े होकर भी डिग्री कहां से लाए होंगे मुझे पता नहीं। यानी ये कह रहे हैं कम से कम बल प्रयोग। आरएएफ का चीफ कह रहा है कि उन्होंने पैलेट गन चलाई और उनको अधिकार नहीं था। वो अपने 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 रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों को कह रहा है। आपने सारे आप कॉकरोच वालों को छोड़िए, बच्चे बच्चियों को जिनके आपने शर्म वाली जगहों पर आपने डंडे घुसाए, उनके बॉसम, उनकी अपनी छातियों पर जो आपने किया है उनका तो छोड़ दीजिए। अखबार वाले तमाम इंटेलेक्चुअल जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं। यानी मोदी को प्यार करने वाली एक महिला है जो इंडियन एक्सप्रेस में हर संडे उनका एक कॉलम आता है जो बरसों से आता है, वो तक कह रही हैं कि जो कुछ हुआ है वो बहुत बहुत शर्मनाक है। सारी दुनिया का मीडिया कह रहा है शर्मनाक है। ये कह रहा है कि वो कम से कम बल प्रयोग का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद सुनिए, देखिए वो क्या कहता है। जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन हुए और खत्म हुए, भारत में लोकतंत्र की मजबूती और सेहत का भी सबूत है। उसका स्वागत कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो खत्म हुआ है, और ये खत्म कैसे धोखे से कराया गया ये बहुत जल्दी पता लगेगा। हालांकि मैं जेन जी प्रदर्शनकारियों को एक सलाह देना चाहूंगा, ये सलाह देगा जनाब है। क्या हम सिस्टम के प्रति अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कम कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जो 76 साल के बुजुर्गों के खिलाफ उपशब्दों वाली रील्स ने निश्चित रूप से हमारी लोकतांत्रिक बातचीत के स्तर को बहुत नीचे गिरा दिया है। विनम्र और संयम भाषा में विरोध करने से विरोध का अधिकार कम नहीं हो जाता। ये किसी पुलिस वाले के लिए कोई ये सलाह नहीं दे रहा है, ये नौजवानों को दे रहा है। और ये नहीं जानता है कि मोदी नौजवानों के बारे में क्या क्या कहता रहा है। मोदी की जो दलाल सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बैठा हुआ है वो क्या कहता रहा है। ये कॉकरोच शब्द किसने दिया है? ये किसने दिया है? वो चीफ जस्टिस जो ये कहता है मेरे पास समय नहीं है, ये जो वीडियोस है मेरे पास देखने का। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है कि हमें इसमें मत फंसाओ, हमें इसमें मत फंसाओ। अब कोई हरी झंडी दिखाई गई है तो वो ये करो। और ये आंदोलनजीवी शब्द किसने दिया है? ये अर्बन नक्सल किसने दिया है शब्द? सारे नौजवानों को आप अर्बन नक्सल कह देते हैं, आप उनको कह देते हैं कि ये धंधेबाज है। जब उसने कहा कि ये आंदोलनजीवी हैं कि उसमें धंधा करते हैं, ये पैसा कमाने का इन्होंने, ये बिना डिग्रियों के लोग हैं जो सारा गुंडागर्दी करके ये सब करते हैं। यानी ये अभिनव कुमार को अगर ये सचमुच में बहुत बहादुर आदमी और जरा सी भी शर्म है तो इसको सबसे पहले इस्तीफा देकर आरएसएस ज्वाइन करना चाहिए। इसने मतलब इस आदमी को प्रधानमंत्री नेहरू जी की 75 साल की उम्र, 76 साल की उम्र याद आ रही है। वहां नौजवान बच्चियों के साथ जो किया गया है, वहां जो AK-47 चलाई गई है, उसकी इसको जरा सी भी चिंता नहीं हो रही है। तो इसको देखिए कितना खराब समय है। और यहां पर सुधा भारद्वाज जी
जिनसे बहादुर वकील और जो कितने साल जेल में रही हैं एक टेरर लॉ के तहत, और जो एक्टिविस्ट हैं, जो पूरा छत्तीसगढ़ जो आंदोलन है वहां माइंस वर्कर्स का, शंकर गुहा नियोगी की साथी रही हैं, उन्होंने आज एक सुबह बहुत जबरदस्त लगाया कि दिल्ली पुलिस ने, हाँ एक तो क्या, इजराइल से इनके पास बहुत जबरदस्त गैजेट्स आ गए हैं वो सर्वेलेंस के, तो अब इनके पास ऐसा कैमरा आ गया है जो लाखों लोगों में भी आप चेहरे निकाल सकते हैं, जो वहां फलस्तीनियों के लिए करते हैं वो। ये पैलेट गन भी फलस्तीनियों के खात्मे के लिए वहां से आई है हमारे यहाँ। ये और बात है कि हम उसके सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। आज इजराइल हमसे खरीदता है। इजराइल और इंडिया की जो हथियार बनाने वाली कंपनियां वो मिलकर बना रही हैं और सारी दुनिया को सप्लाई कर रही हैं। जब हसीना का राज था वो बांग्लादेश को भी सप्लाई कर रहे थे, सारी तानाशाहियों की सप्लाई करते हैं। तो अभी इंडिया इजराइल को सप्लाई करता है और फिर वो इंडिया में ही हम इस्तेमाल करते हैं। ये उन्होंने जो एक सवाल पूछा है, तो आज दिल्ली पुलिस ने शायद कल कहा था कि उन्होंने 250 क्रिमिनल्स, ये जो लाखों बच्चे आए थे इनमें 2500 क्रिमिनल, 250 नहीं 2500 क्रिमिनल की उन्होंने शनाख्त कर ली है ना। सुधा जी ने एक बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है पुलिस कमिश्नर से कि बराबर में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 543 मेंबर पार्लियामेंट से में से 2051 के ऊपर लोकसभा के और 228 राज्यसभा के मेंबर से 73 मेंबरों पर बड़े संगीन एफआईआर है। ये जो इनके कैमरे हैं, जो पता नहीं 18 एंगल 20 एंगल 25 एंगल से फोटो ले लेते हैं, उनको ये क्रिमिनल्स जो सारे पार्लियामेंट के अंदर भरे पड़े हैं, क्रिमिनल्स नहीं दिख रहे हैं इनको, वो नहीं दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद हिमांशु कुमार और एक बहादुर साथी हैं गांधीवादी जो छत्तीसगढ़ के आंदोलन से हमें जाते हैं, उन्होंने भी आज जो सुबह एक पोस्ट लगाई है जरा, और वो पोस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कॉकरोच पार्टी के साथ और ये अभिजीत दीप के जो बहादुरी के साथ लड़ाई लड़े हैं, वो किसका शिकार हो रहे हैं, उनको उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, ओपन लेटर लिखा है। कल सीजीपी के प्रतिनिधियों ने, यानी ये शायद कल रात को लगाई थी जी, कल सीजीपी के प्रतिनिधियों ने भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री जेपी नड्डा के साथ जो संयुक्त प्रेस वार्ता की थी, उसमें आपने मोदी सरकार द्वारा देश भर में हर जगह आंदोलनरत छात्रों पर डाले गए फर्जी मुकदमों को वापस लेने के मौखिक आश्वासन के आधार पर जंतर मंतर दिल्ली और पूरे देश में जारी छात्र आंदोलन को वापस लेने का ऐलान किया था। ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया था कि सारे मुकदमे वापस लेंगे, ये सब होगा। प्रधानमंत्री का प्रधान का इस्तीफा होगा, प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होगा, अभी तो प्रधान का हुआ है। इसके बाद मोदी सरकार की शय पर बिहार की भाजपा सरकार ने कल डिटेन किए गए 250 से 300 छात्र छात्राओं पर आज यानी 26 जुलाई को एफआईआर की है, कल के दिन। इनमें दिशा छात्र संगठन, आइसा और अन्य संगठनों के छात्र कार्यकर्ता भी शामिल हैं। उनके बारे में पता करने गए वकीलों को पुलिस ने कहा है कि अब पहले इन आंदोलनरत छात्र छात्राओं को अदालत में पेश किया जाएगा। साफ है कि मोदी सरकार अपने वायदे से मुकर रही है और छात्रों छात्राओं पर दमन करते हुए उन्हें सबक सिखाने पर आमादा है कि भविष्य में नौजवान कभी इंसाफ के लिए आवाज उठाने की हिम्मत न करें। ऐसे में चूंकि भाजपा नेताओं के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में पूरे देश के में हर जगह एफआईआर वापस लेने और नई एफआईआर न करने के मौखिक आश्वासन पर आंदोलन वापस लेने का निर्णय आपने और सीजीपी के नेतृत्व ने लिया, इसलिए आपका यह नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है कि मोदी सरकार को तत्काल 24 घंटे का अल्टीमेटम दें कि वे बिहार व अन्य स्थानों पर गिरफ्तार सभी छात्र छात्राओं को तत्काल रिहाई करवाए और सभी एफआईआर रद्द करें। ये हिमांशु भाई को ये जानकारी भी मिली गई होगी कि बंगाल में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, असम में सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया, यूपी के अंदर सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया, मध्य प्रदेश के अंदर किया गया, राजस्थान के अंदर किया गया। तो ये अगर दीपके और कॉकरोच पार्टी नहीं समझेंगे तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी। अच्छा, अब हम कुछ जरूरी मुद्दों पर आते हैं। सबसे पहले मोदी जी 12 साल से 12.5 साल से हैं, उससे पहले जब ये तमाम शुरू हुआ था उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी सरकार रही थी। तो अब एग्जाम में टीपा टापी तो छोड़िए,
पेपर आउट ना हो, बेईमानी ना हो, उसके लिए टास्क फोर्स बना दी गई है। टास्क फोर्स में जो लोग हैं वो सुन लीजिए, नंदन नीलेकानी, ये एक इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ, फॉर्मर आईबी डायरेक्टर तपन देका, ये बड़े खतरनाक पुलिस वाले हैं। आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कमाकोटी, फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी अनीता करवाल, और एक और आईएएस अमृतलाल मीना। ये सारे के सारे लोग जो हैं आरएसएस से जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे लोग जो है। अच्छा, कितने शर्म की बात है, इसमें एक भी एकेडमिशियन नहीं है। आप बोलेंगे कि अरे भाई वो आईआईटी का जो चेन्नई का डायरेक्टर है कामाकोटी, वो बेसिकली एक ब्यूरोक्रेट है, कोई एकेडमिशियन नहीं है। कोई दिल्ली की जो महानतम, इंडिया की जो महानतम यूनिवर्सिटीज है, कोई वहां का टीचर नहीं है, उनका कोई वाइस चांसलर नहीं है। भाई आप जेएनयू का ही अपना आरएसएस का वाइस चांसलर रख देते, दिल्ली का वो जो पेड इनका वाइस चांसलर है उसको रख देते। और उसके बाद सबसे शर्मनाक बात है भारत की पार्लियामेंट के लिए कि पार्लियामेंट का कोई मेंबर नहीं है। एजुकेशन कमेटी जो है, जो एजुकेशन कमेटी है पार्लियामेंट की, लोकसभा और राज्यसभा की अलग अलग भी है, उनके जो चेयरमैन है उनको रख देते, उनके चेयरपर्सन को रख देते। यानी मोदी अफसरों के जरिए ये काम कराना चाहते हैं, सरकार ये काम कराना चाहती है, एकेडमिशियन को उनको जरूरत है। और वो सारे लोग जो हिंदुत्ववादी राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हिंदुत्ववादी राज में खूब अच्छे अच्छे पद लिए हैं। अच्छा, अब जरा सा एक ज्यादा बुनियादी सवाल पर आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसको जरा समझें। ये जो एग्जाम में जो कुछ हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, ये कोई तकनीकी मामला है कि कानून नहीं था, 5 साल की सजा होगी, 50 लाख का जुर्माना होगा, ये सब होगा। उससे भयानक भयानक कानून है, उससे भयानक भयानक कानून है। उस कानून के रहते हुए भी जो 2024 का नीट और यूजी का सबसे बड़ा घोटाला था, उसका किंग पिन था संजीव मुखिया। उसको परसों सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। उसको कह दिया है कि कोई ऐसा कानून नहीं है जो उसका जुर्म पकड़ा जा सके। ये जो है, ये पॉलिटिकल इशू है। मोदी 2014 के अंदर जब पहली बार प्रधानमंत्री बनता है तो उसका भाषण पढ़ लीजिए लाल किले से। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है नौजवानों की, लेकिन हम एक नल ठीक करने वाले को ढूंढने जाते हैं, हम इलेक्ट्रीशियन को ढूंढने जाते हैं, हम ड्राइवर को ढूंढने जाते हैं, हम जो है रसोई ढूंढने जाते हैं तो हमको नहीं मिलता है। हमने सारी दुनिया को ये सप्लाई करने, अपने यहाँ इनको ट्रेनिंग देनी है। तो आप तो चाहते हैं कि आम जो बच्चे हैं वो अमीरों के बच्चे ही पढ़ें, क्योंकि ये प्रधान जो है इसका खुद की अपने बच्ची जो है वो विदेश के अंदर ही पढ़ रही है। ये तो यहाँ को कोई हमारी जो भारतीय यूनिवर्सिटी, हिंदू राष्ट्र की यूनिवर्सिटी में तो वो नहीं पढ़ रही है। सारे इनके मंत्री जो, उनके सबके बच्चे बाहर ही पढ़ रहे हैं। और हमारे जो बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे, जो नेहरू के शिक्षा के जमाने में पढ़कर आज के यूनिवर्सिटी पहुंच जाते थे, प्रोफेसर बन जाते थे, इंजीनियर बन जाते, डॉक्टर बन जाते थे, वो रास्ता इन्होंने सबने बंद कर दिया। और उसका अगर आपको सबसे बड़ा सबूत चाहिए, सबसे बड़ा सबूत यह है कि परसों इंडियन एक्सप्रेस में 25/7/26 की इकोनॉमी पर रिपोर्ट है। ये जनाब हमारे उदित मिश्रा, ये बहुत अच्छे इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, कि जब कांग्रेस का राज 2014 में खत्म हुआ था तो शिक्षा पर 4.6% जीडीपी का हिस्सा खर्च हो रहा था। मोदी के आते ही ये 2.5 हो गया है, आधा हो गया है। 1 लाख स्कूल बंद हो गए हैं, 1 लाख स्कूल बंद हैं। और वो सबसे ज्यादा जो है बीजेपी के, जहां आरएसएस के राज चल रहे हैं, वहां पर है जनाब। ये तो शिक्षा का मतलब क्या है कि वो शिक्षा जो लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सके, उनको जो है अपने एक समझदारी दे सके, वो शिक्षा हमको चाहिए। एक बच्ची है क्रांतिकारी युवा संगठन की, आरती उसका नाम है। उसने क्या किया कि आखिरी दिन वहां एक बड़ा बक्सा रख दिया कि नौजवान साथियों, इसमें अपने सुझाव दो। ये जो कमेटियां बनाने की जगह अगर वो पढ़ लिया जाए तो उसमें एक बच्ची ने सुझाव दिया है कि फीस कम करो,
स्कूल बंद मत करो, और जो सवाल कर रहे हो, जो सवाल रख रहे हो, वो प्रैक्टिकल सवाल रखो, बेवकूफी के सवाल उसमें नहीं रखो। जब आप नौकरियां खत्म कर देंगे, जब आप सब कुछ टेम्परेरी कर देंगे, सब सालाना करेंगे, हाँ, नौकरियां नहीं रहेंगी, तो एक नौकरी के लिए 20,000 आदमी, एक चपरासी की नौकरी के लिए 2 लाख आदमी आ रहे हैं। तो अगर आप नौकरियां नहीं करेंगे, नौकरियां नहीं रखेंगे, आप नए स्कूल नहीं खोलेंगे जिसमें पढ़कर लोग नौकरी करें, अब तो आप बाहर जाने का भी आप जाने का सोच ही नहीं सकते अगर आप 25 लाख रुपए या 50 लाख रुपए आप बैंक से लोन नहीं लेते हैं। बैंक से अगर आप लोन लेंगे तभी हम वहां जाके पढ़ सकते हैं। तो आप बैंकों के लिए कर रहे हैं, आपने आम लोगों के लिए नहीं। सिर्फ ये जो है प्रधान जी के बच्चे जा सकते हैं, और प्रधान जी को रिप्लेस करके किसको लाएं? जो आरएसएस का माना हुआ लफंगा है, जिसको ना अपनी भाषा पर संयम है, जो मुसलमानों के खिलाफ क्या क्या बोलता रहता है, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या क्या बोलता रहता है, जो सेकुलरिज्म के खिलाफ क्या क्या बोलता रहता है, जो जनतंत्र में विश्वास करता ही नहीं है, जो मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाना चाहता है। अच्छा, उसके बाद भाई एक दो चीज और जो मैं जो साथियों के साथ साझा करना चाहता हूं, कि वो पुलिस कमिश्नर को, हमारे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को एनएसए के तहत किसी को भी गिरफ्तार करने का हो गया है, वो दौर शुरू होगा। देखिए अभी भी दिल्ली में कितने लोग गिरफ्तार हैं आप जानते हैं? जुनैद हसन के साथ क्या हो रहा है कोई नहीं जानता है, उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है। इतने कितने मुसलमान बच्चे गायब कर दिए गए, उनको वो किसकी जेल में बंद हैं? मुसलमानों का तो अपना कोई ह्यूमन राइट्स में डिफेंस करने का कोई संगठन है नहीं, जैसे क्रिश्चियंस का है। उनका 24 घंटे एक ये वो चलती है, एक फोन लाइन चलती है, कहीं पर भी हो 24 घंटे रिकॉर्ड करा सकते हैं कि हमको, हमारे पर हमला हुआ है, हमको गिरफ्तार किया गया। वो फौरन उनका दिल्ली के अंदर जो दफ्तर है वो एक्टिव हो जाता है। हमारे यहाँ तो कोई बच्चा, कहीं बच्चा चला जाएगा, वो कितनी बच्चियां आई थी, कितनी बच्चियां गई हैं, वो बच्ची भी जो अभी जिसको कल कांग्रेस के लोग मिलना चाहते थे, किसको मेंबर पार्लियामेंट जाके सीपीएम के मिलना चाहते थे, उनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल में घुसने नहीं दिया। उसके पेरेंट्स के बच्चों से नहीं, पेरेंट्स से नहीं मिलने दे रहे हैं आप। तो ये आप कैसे करेंगे? और हमारा जो है, आप इसके साथ कितना प्यार था अमित शाह के साथ, ये परसों की जो घटना है वो समझ लीजिए। वो मोदी, ये क्या हुआ कि अमित शाह जो है पार्लियामेंट में आया शनिवार को या शुक्रवार को, हाँ शुक्रवार को, तो उसने धोती पहनी हुई थी। आमतौर पर ये कुर्ता पजामा पहनता है, धोती पहनी हुई थी। तो लोगों ने गौर नहीं किया, इसने प्रेस वालों को बुलाया, अरे देखो मैं धोती पहने हुई। तो उन्होंने कहा तो बंगला धोती तो आपको बहुत अच्छी लग रही है। उसने कहा नहीं, ये उड़िया धोती है। ये प्रधान के साथ एकता दिखाने के लिए कह रहा था, मैं लुंगी बांध आया हूं। इतना प्यार। तो मेरे कॉकरोच पार्टी के साथियों, समझिए ये क्या गेम है। और ये जो बंदा है मियां बीवी, जो लद्दाख के, बरसों उसने सनातन धर्म की तारीफ में जो बोला है, जो सब किया है, अरविंदो और क्या क्या, ये आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं। आप बच गए हैं, कॉकरोच आंदोलन बच गया है, नौजवानों ने बचवा दिया है। ये सब होशियार रहना है। और अगर आपने ये धोखाधड़ी होने दी कॉकरोच पार्टी के साथियों, यानी जो आपकी लड़ाई पर मार खाए, छर्रे खाए, आंखें चली गई हैं, उनके साथ आपने सोचा कि नहीं चलो इसको बाद में देखेंगे, ये सब होगा, तो इतिहास आपको भी कभी माफ नहीं करेगा। जी साहब, बहुत सही से आपने समझाया। तो अब आने वाले वक्त में आपको लगता है कि इस तरह के आंदोलन करने की अब हिम्मत आएगी, या इतना सबक सिखा दिया? वो तो आएगी। देखिए आपको याद होगा, मैं आपके साथ उससे पिछले भी बैठा था, कि मान लो अभी देश के जो हालात है ना, उसमें सब भाग जाए, हम भी भाग जाएं, हम जो बात करते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं,
स्वतंत्र ना रहे, दूसरे चैनल बहुत अच्छे, रवीश ना रहे, रवीश भी चले जाएं, मतलब वो बंद कर दे, लोग लड़ना बंद नहीं करते हैं। आपके जो विचारों का, जुल्म के खिलाफ जो विचारों में आपकी वृद्धि होती है, जो एडवांस होता है, वो कभी भी नहीं खत्म होता है। इतिहास इसका गवाह है। नहीं तो कोई हिटलर कभी जा सकता था, चंगेज खां कभी जा सकता था, मसोलिनी कभी जा सकता था, नहीं जा सकते ना। हसीना बांग्लादेश से जा सकती थी। ये जो सारा परिवार भाई भाई थे, वो एक प्राइम मिनिस्टर एक प्रेसिडेंट जो जो श्रीलंका में रहते थे, वो जा सकते थे। जिया जिया पाकिस्तान का वो कमीन, वो मतलब वो क्या नाम है उसका पूरा, जियाउल हक। जियाउल हक, जियाउल हक जा सकता था। जी देखिए, युवा जाग चुका है, आने वाला वक्त। जी ये कुछ जी, कहना चाह रहे हैं? एक दो लाइनें गाएंगे सर हम हमेशा। जी 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 जी, जरूर। जी, ठीक है सर। हाँ। तो आपके कुछ बोलिए आप, ताकि हम जो है चलिए आगे। ये साथी शशि प्रकाश का गीत है कि हाँ। ये लोग सोचते हैं कि मारपीट से लोग डर जाते हैं। मारपीट से जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान वाला आंदोलन खड़ा किया और मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, मैं जिस परिवार से आता हूं, मैं इस वजह से बात बता रहा हूं, तो इनके मुस्लिम नेशनल गार्ड थे जो गुंडे बनाए थे, जैसे हमारे यहाँ बजरंग दल है ना, आरएसएस की, ऐसे मुस्लिम लीग ने बनाया था। वो क्या करते थे, जो भी मुस्लिम लीग विरोधी होती थी उसकी हड्डी तोड़ना। सबसे ज्यादा जो मारे मौलवियों को उन्होंने, ये जो हमारा जहां पर मोदी का सबसे ज्यादा चल रहा है संभल, हाँ। संभल जो है, वहां के मौलवियों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं मुस्लिम लीग के खिलाफ। वहां की मस्जिदों को कितनी बार मुस्लिम लीग के ये नेशनल गार्ड्स ने जलाया। ये कौन जानता है इनमें से, ये जो क्रिमिनल्स हैं आरएसएस वाले। तो वहां देखिए आज संभल में वो क्या कर रहे हैं। तो हड्डियां तोड़, दाढ़ी में आग लगा देते थे, चाकू मार देते थे, हत्याएं कर देते थे। मुस्लिम लीग के विरोधी जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे उनको जला दिया करते थे। ये संभल में हुआ है। इसहाक संभली साहब, कभी ये लोग जानते नहीं, मौलाना इसहाक संभली जो जमीयतुल उलमा और इस सब के लीडर थे। तो हम जो जिन लोगों ने चोट खाई है, मार खाई है, उनकी याद में साथी शशि प्रकाश के गीत की 4 लाइनें सुना रहा हूं। जिंदगी लड़ती रहेगी, गाती रहेगी, लड़ती रहेगी, गाती रहेगी, नदियां बहती रहेंगी, नदियां बहती रहेंगी, कारवां चलता रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, मुक्ति की राह पर छोड़कर साथियों तुमको, धरती की गोद में कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, सही खबर हम आपको बताते रहे। क्या सब